हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ के प्रॉब्लम देखेंगे जो कि इस बार के एमटीएस 2016 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ और आप लोगों की बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए एसएससी एमटीएस में जो है बिल्कुल बेसिक लेवल की क्वेश्चन मैथ से आती हैं। और अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करके जाएंगे तो 25 में से 23 एटलीस्ट 20 to 23 नंबर तो आसानी से किया जा सकता है, यानी ये एक स्कोरिंग पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 से बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद बल्लेबाजी का औसत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पूछ रहा है कि 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज का औसत क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। सपोज मान लिया कि बल्लेबाजी का जो औसत है, जो 17वीं पारी से पहले तक की यानी 16वें पारी तक की उस बल्लेबाज की जो बल्लेबाजी की औसत है, माना औसत जो है उसको हम क्या मान लेंगे, माना कि औसत बल्लेबाजी औसत एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स मान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 17वीं पारी में जब वो 87 रन बनाता है तो उसका बल्लेबाजी औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो 17वीं पारी से पहले तक उसने कितना टोटल बनाया ये हम निकालेंगे। तो 17वीं पारी से पहले तक जो उसने रन बनाए होंगे वो कितना बनाया होगा, तो वो बनाएगा कुल रन 16वीं पारी तक बल्लेबाज द्वारा बनाया कुल रन कितना होगा, तो वो होगा 16 × x। ठीक है ना जी, क्लियर है। 16वीं पारी तक उसने कितना रन बनाया टोटल, तो 16 × x। अब क्या कह रहा है कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया। ठीक है जी, तो 16वीं पारी तक का रन टोटल था 16x प्लस 87 रन। ये 87 रन 17वीं पारी में उसने बनाया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी जो बल्लेबाजी की औसत थी वो क्या हुई, 3 से बढ़ गई। यानी जो ये नई बल्लेबाजी की औसत हुई वो कितनी हुई, x+3 हो गई। ठीक है जी, तो अब इस जो ये नई औसत है उसमें अगर हम लोग 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी नहीं। ध्यान से देखिए इक्वेशन बराबर होगा कि नहीं। ये 16वीं पारी तक का बनाया गया कुल रन प्लस 17वीं पारी का रन को जोड़ दिया हमने और इक्वल टू, अगर नया औसत में फिर से 17 से गुना करेंगे तो दोनों इक्वेशन दोनों रन बराबर हो जाएंगे कि नहीं। बहुत सिंपल सा है, बेसिक चीज़ है, हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने में क्या आएगा, 16s प्लस 87 इज इक्वल टू 17x प्लस 51। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 17 माइनस 16 यानी क्या बचेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 87 माइनस 51। तो x एस इक्वल टू क्या होगा, 617 एंड 36। ये 36 आ गया। ठीक है जी, लेकिन ये जो 36 है वो क्या है, 16वीं पारी तक का ही औसत है। यहाँ पूछ रहा है हमसे सवाल में कि 17वीं पारी के बाद का बल्लेबाजी का औसत क्या है। तो 17वीं पारी के बाद का बल्लेबाजी का औसत को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 में 3 और जोड़ देंगे कि नहीं। देखिए 17वीं पारी के बाद क्या कह रहा है कि 87 रन मारने का औसत जो है 3 से इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल जाएगा, 39, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, यानी डी। इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि लड़के बच्चे हमेशा यहीं पे गलती कर जाते हैं। वो एवरेज तो निकाल लेते हैं लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो एवरेज है वो जो एक्स का वैल्यू आया उसी को आंसर मान कर चलते हैं।
जबकि ध्यान में आपको देना होगा, सवाल में दिया रहेगा कि 16वीं पारी तक का औसत हमें निकालना है या 17वीं पारी के बाद की औसत को निकालना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इजी आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्याएं हैं, उनका अनुपात जो है वो 4, 5 और 6 में है तथा उनका औसत जो है वो 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मान लिया ये 3 संख्याएं हैं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं। अगर कोई संख्या रेशियो में है, इस तरह से अगर लिखी हुई है, तो हम इसको इस तरह से सिंपल में लिख सकते हैं 4, 1, 5, 1, 6, 1, कुछ भी ले सकते हैं, ABCD XY जो भी लेना है, ये एक तरह की संख्या होगी। अब क्या कह रहा है, इन तीनों संख्याओं का औसत। तो औसत हम लोग एवरेज किस तरह से निकालते हैं, तो संख्याओं का योग, यानी 4, 1 प्लस 5, 1 प्लस 6, 1, और औसत में बटे के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्या होती है उनका कुल संख्याओं का नंबर। तो इनका ये औसत हुआ। तो अब प्रश्न में देखेंगे, ये तो औसत आ गया भाई, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अगला स्टेप हम देखें तो बोल रहा है कि उनका औसत कितना है, 25 है। तो इज इक्वल टू 25 होगा कि नहीं? सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा औसत एवरेज है। इसको सॉल्व कर देंगे। 6, 4, 10, 5, 15, 15A इज इक्वल टू 25 इंटू 3। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 15A इज इक्वल टू 75, और 7, इसको अगर हम A निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, A इज इक्वल टू 5। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या जाहिर सी बात है 6A होगी। तो सबसे बड़ी संख्या को हम लोग निकालेंगे 6A। तो 6A क्या होगा, 6 इंटू A इजकल टू 5, यानी आपका आंसर आ गया 30। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आई, 30, यानी ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तो ऑप्शन A सही हो गया, टिक कर देंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या, दो संख्या है, सॉरी, कह रहा है कि दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम होगी, ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए क्या देखते हैं, सिंपल सा बिल्कुल। पहले आपको ये 2 तरह के मेथड है, दोनों मेथड मैं बताऊंगा, और जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, ऐसे क्वेश्चनों पे। ये बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में और अक्सर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लिया कि जो तीसरी संख्या है, इसको मान लिया कि जो संख्या है जो हमें मालूम नहीं है, उसको मान लिया कि संख्या जो है क्या है, वो x, सपोज मान लिया। तो क्या कह रहा है कि जो दो संख्या है उनमें से एक जो है 30% कम है और दूसरा कितना कम है, 37% कम है। तो संख्या x है, तो मान लिया कि जो ये पहली संख्या है, अब तो वो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, जो संख्या है उसका उससे 30% कम होगी, यानी जो दूसरी संख्या जो है, यानी इन दोनों में से जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, इस संख्या का 30% कम होगी। यानी अगर हम लोग 100 में से 30% घटा दें तो कितना होगा, यानी इस संख्या का वो मात्र 70% ही होगी, जो ये संख्या है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7x/10, शून्य से शून्य क्रॉस हो गया, ठीक है। ये इससे उसी तरह हम दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या में भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे हम। दूसरी संख्या में कह रहा है कि वो 37% कम है, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो कितना है,
पहली संख्या का केवल 63% है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये दूसरी संख्या है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि कितनी कम है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितनी कम है। तो घटा देते हैं, घटा के चेक कर लेते हैं कितना कम है, कितना कम है देख लेते हैं कितना कम होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो क्या होगा, ये पहली संख्या है 7x/10 और ये दूसरी संख्या है 63x/100। ओके, क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 100, 10 और 100 का एलसीएम 100, 10 से डिवाइड किया तो 10 और 10 को 10 इंटू 7 किया तो 17, 17x माइनस 63x। ठीक है ना जी, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा एलसीएम निकाला है। और जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 70 में से 63 गया तो 7x/100, यानी जो है दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 7x/100 कम है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि प्रतिशत बताइए कितना है। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, लड़के हमेशा यहाँ पे कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि किस संख्या के रिगार्डिंग में क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान देके यहाँ पे रखिएगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, यानी हमसे पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो चलिए निकाल देते हैं, देख लेते हैं ये अंतर निकल के आया। तो परसेंटेज कम, परसेंटेज कम हम निकालेंगे, परसेंटेज कम निकाल के हम लोग चेक करते हैं कि दूसरी संख्या कितनी कम है पहली संख्या से। तो प्रतिशत कमी इधर लिख दे रहा हूँ, उधर जगह की कमी हो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कितना कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज कम है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी कम है, 7x/100 इतनी कम है। किसके 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 रिस्पेक्ट में कम है, किससे कम है पूछ रहा है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, किससे कम है, तो पहली संख्या से कम है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 7x/10, ये हमारी पहली संख्या है। और परसेंटेज में है चूंकि, तो हम क्या करेंगे, इनटू, क्योंकि हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे कि 100 से गुना कर देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉरी यहाँ पे 7x/10 है, 10 है ना पहली संख्या, मैंने 100 कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 7x/100, ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 7x नीचे और ये 100 यहाँ पे। अब हम लोग ये 7x से 7x और ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी हम लोग के पास सिंपल आ गया 10%। यानी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 10% कम है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 10% होगा। ठीक है, सिंपल सा। और मैंने बताया था कि एक और दूसरा मेथड भी है जो इससे थोड़ा इजी है, इसमें गुना थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। तो देख लीजिए, अगर जो भी आपको अच्छा लगे मैं बता देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सेकेंड मेथड, कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्या कीजिए सेकेंड मेथड में, कि जो हमने यहाँ माना कि संख्या x है, उस संख्या को यहाँ मान लीजिए कि वो संख्या 100 है। कुछ नहीं करना है, मान लिया कि ये 100 जो है संख्या है, हमने x नहीं माना, हमने क्या माना कि ये संख्या x है। ठीक है, ये संख्या क्या है, x है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी, आप खुद सोच के बताइए।
पहली संख्या मान लिया, अगर संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या होगी, इस संख्या का 70%, जैसा हमने यहाँ किया 70%, तो 100 का 70% कितना होगा, सिंपल सी बात है भाई 70। और उसी तरह अगर हम यहाँ भी करेंगे तो दूसरी संख्या हमको निकल के क्या आएगी, बड़ी आसानी से आएगी बिना कैलकुलेशन ज़्यादा किए हुए। दूसरी संख्या 63 आएगी, क्योंकि 37 कम है, तो 100 में से अगर हमने 37 को माइनस किया तो कितना हमारे पास आएगा, सिंपल सा 63 आएगा। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है, सिंपल सा है, यहाँ पे आप घटा दीजिए, 70 में से 63 गया तो कितना कम है जी, तो ये 7 कम है। और आप बस परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिस तरह से हमने यहाँ किया उसी तरह से आप सिंपल से यहाँ कर दीजिए, कितना कम है, तो 7 कम है भाई। किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट पहली संख्या के क्या निकाल रहे हैं, तो हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो बदले में हमने 100 दिया। और बस ये शून्य से ये शून्य कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा आंसर 10% आ गया। सिंपल, बस इतना सा आपको करना है। अगर आप मेथड को समझ गए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, एक झटके में आप क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको जो भी मेथड ज़्यादा अच्छा लगे उसी हिसाब से आप कीजिए, मैंने दोनों बता दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है जहाँ पे अक्सर लोग बच्चे गलत कर लेते हैं क्वेश्चन। थोड़ी सी ट्रिक पर अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, इजी है, बड़ी आसानी से, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक और मतलब बेसिक्स जो जिनका थोड़ा उतना अच्छा नहीं है वो चूक जाते हैं। तो कहाँ चूकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। कह रहा है कि ए बी की तुलना में दुगुना अच्छा कारीगर है। ठीक है, बस हमको यही देखना है, मेन पॉइंट यही है क्वेश्चन का, आप समझ लीजिए बस बात को। ये जो लाइन लिखी है, अगर इसको जिसने समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि ए बी की तुलना में दोगुना अच्छा कारीगर। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि अच्छा ए जो है दुगुना अच्छा कारीगर है, तो ए क्या होगा 2x हो जाएगा और बी क्या होगा x हो जाएगा, यही सब सिंपल सी ये लोग सोच लेते हैं, क्योंकि दो गुना है, ए दुगुना है। लेकिन आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा, कोई कारीगर अगर दुगुना अच्छा है किसी के कंपैरिजन में, तो वो टाइम क्या लेगा, टाइम दुगुना नहीं ना लेगा, टाइम तो वो आधा लेगा ना। जितना अच्छा कारीगर काम करेगा उतना समय कम लेगा काम करने में, और जितना खराब कारीगर होगा उतना समय ज़्यादा लेगा काम करने में, किसी भी काम को करने में। तो यही इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक है कि अगर कोई ए है, जिस तरह से अगर वो बी से दोगुना अच्छा कारीगर है, तो कोई काम को अगर बी, अगर मान लीजिए कि कोई काम को अगर ए x दिनों में करता है, क्योंकि ए जो है बी से दुगुना अच्छा कारीगर है, तो बी उसको कितने दिनों में करेगा, दुगुने दिनों में करेगा। आप इस तरह से सोचिए, इसको रिवर्स में सोचते हैं कि अगर बी कोई काम को 2x दिनों में कर पाता है, तो चूंकि ए उससे दोगुना अच्छा कारीगर है, यानी वो उससे आधा ही वक्त में कर देगा, क्योंकि ये इससे डबल, ये जिस स्पीड से काम करता है उसकी दोगुनी स्पीड से ये काम करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये दोगुनी स्पीड से काम करेगा तो इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यही चीज़ है बस इस क्वेश्चन क्या, यहाँ पे बस इतना ही समझना है और क्वेश्चन आपका खत्म। यानी कोई भी काम अब अगर होगा तो उसमें बी को अगर 2x दिन लगते हैं तो ए को सिर्फ x ही दिन लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि ए बी की तुलना में दोगुना अच्छा कारीगर है। अच्छे कारीगर कम समय में काम करके देते हैं। ठीक है, तो चलिए बस इतना अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि क्वेश्चन हो गया। तो आगे कुछ नहीं करना है, आगे आपको बस सिंपल सा भिन्न का जोड़ करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है, तो दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखिए, x दिन में मैं बताता हूँ बिल्कुल, मैंने क्योंकि कहा है कि आप बिल्कुल आपको बेसिक से ही बताऊँगा, इसलिए हर स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँगा, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन मैं हर स्टेप बाय स्टेप ही बताऊँगा। तो मैं बता रहा हूँ, x दिनों में ए ने काम किया, x दिन में ए ने क्या किया, एक काम किया ना। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा,
एक दिन में कितना काम करेगा 1/x, एक दिन में इतना ही काम करेगा। x दिन में अगर पूरा काम कर रहा है जाहिर सीधा सा सिंपल फंडा है, अगर x दिनों में कोई काम को कर रहा है a, तो एक दिन में कितना काम करेगा तो उस काम का 1/8 भाग करेगा। इसी तरह से अगर b के लिए होगा तो b के लिए हम क्या लिखेंगे, b एक दिन में कोई काम का कितना भाग करेगा तो 1/2x करेगा। तो बस करना क्या है, a किसी काम का 1/x काम कर देता है एक दिन में, और b एक दिन में 2x काम करता है, तो दोनों मिलके क्या कह रहा है कि 20 दिनों में, सॉरी 20 दिनों में किसी काम को पूरा एक काम करता है, दोनों मिलके 20 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिनों में कितना काम करेगा 1/20। सिंपल। अब सॉल्व कर दीजिए, कुछ भी नहीं रखा है। x और 2x का एलसीएम 2x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 2x से 2x कैंसिल हुआ, 1 बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 1/2। यानी हमारे पास क्या आएगा 2 + 1 3/2x इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सिंपल है। x इज इक्वल टू 20 और 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 यहीं रहेगा बेस में। 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम, यानी 10 × 30, यानी किसी भी काम को x कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ये। और अगर इसी में अगर पूछ दे कि b कितनों में दिनों में करेगा, तो b कितने दिनों में करेगा 60 दिनों में। क्यों करेगा, क्योंकि ये स्लो है, जितना काम ये b करता है उससे 2 गुनी तेजी से a करता है, इसलिए उसने आधा समय लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बस सिंपल सा एक जो फर्स्ट लाइन है वो समझना है। अगर आप वो समझ गए तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 घड़ी में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 10% का हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो बेच रहा है 99 रुपये में बेच रहा है, यानी ये क्या है विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है 99 रुपये। सिंपल सा हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपन 10 होता है ना। ठीक है, तो सिंपल सा निकालेंगे। विक्रय मूल्य 99 रुपया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 घड़ी है, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं पहले। पहली घड़ी में क्या होगा कि विक्रय मूल्य 99 रुपये है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमने लिख दिया कि 99 रुपये। चलिए इसको इस तरह इतनी एक स्टेप और ज़्यादा करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बात। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर लाभ है तो 100 प्लस लाभ हुआ, लेकिन अगर हानि होता है तो 100 माइनस हानि होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, इसी में दिखेगा। विक्रय मूल्य 99 रुपया हो गया, क्रय मूल्य हमको निकालना है, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया। ठीक है जी, कह रहा है कि पहली घड़ी पर 10% का लाभ हुआ, तो 100 प्लस 10% का लाभ हुआ जी बटा में 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 इंटू 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा क्रय मूल्य पहले घड़ी का ये आएगा। ठीक है, सॉरी एक्स नहीं होगा, सॉरी हाँ ये हो गया। ठीक है सॉरी। अब ये जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 99 इज इक्वल टू 11x अपॉन 10 होगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर हमने 9 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90, यानी पहली घड़ी का जो हम लोग को क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, पहली घड़ी का कीमत जो होगा वो 90 रुपये होगा। उसी तरह हम लोग दूसरी घड़ी के लिए करेंगे, दूसरी घड़ी तो दूसरी घड़ी के लिए हम लोग देखते हैं। दूसरी घड़ी में कह रहा है बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया। विक्रय मूल्य 99 रुपये ही है
और क्रैमूल को हम लोगों ने मान लिया x, दूसरी घड़ी का x नहीं मानते, कन्फ्यूजन होगा, ये x1 मान लो, ठीक है, और ये x2 मान लो। दो अलग घड़ियां हैं तो अलग कीमत भी अलग है दोनों की। अब मैंने बताया था जैसा कि अगर लाभ है तो प्लस का चिन्ह होगा और अगर हानि रहेगा तो माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पे, ठीक है। इतना आई होप आपको भी इतना मालूम होगा, अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर प्लस लाभ है तो प्लस होता है फॉर्मूला में, और जब हानि है तो माइनस होता है। हमारे पास हानि हो रहा है 10% का, सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम लोग। यहाँ से हमको क्या मिल के आएगा, 99 इज इक्वल टू x2, 100 में से 10 जाएगा 90/100, ये शून्य से ये sin कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 11 टाइम लगेगा। इस तरह से हमको निकल के जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, x2 इक्वल टू 110 रुपीज़, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ हम क्या देखेंगे कि ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि दोनों घड़ियों का, जो घड़ी x1 है मान लीजिए और x2 है, तो उनका कुल कीमत क्या होगा। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो 19 रुपीज़ प्लस 110 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 रुपीज़। यानी कहने का मतलब है कि दुकानदार जिसने भी घड़ी खरीदा उसने इस घड़ी के लिए 200 रुपये खर्च किए, लेकिन उसको बदले में मिला कितना, तो देखिए क्या कह रहा है, दोनों दो घड़ियों में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचा है, यानी उसको विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ, 99 इंटू 2, यानी 198 रुपीज़ ही प्राप्त हुआ। तो जाहिर सी बात है कि 200 रुपये में उसने खरीदा और उसको मिला 198 रुपये ही, तो उसको इस सौदे में क्या हुई, हानि हो गई। तो देखते हैं कि हानि कितनी हुई। तो उसको हानि हो गई, यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये की। 200 में से अगर हमने 198 को माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 रुपये हानि। 2 रुपये क्या हो गया, हानि हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत निकालिए, पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना होगा। तो हम प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, तो हानि प्रतिशत बराबर मालूम होगा आप लोग को, अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ छोटा सा स्पेस है, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इस तरह से कर दे रहा हूँ, हानि कितने रुपए की हुई अपॉन क्रय मूल्य, कितना हमने इन्वेस्ट किया, कितना पूंजी हमने लगाया, इनटू 100। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 रुपये का हानि हुआ हमको, और हमने लगाया कितना था, 200 रुपये खर्च किए थे। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1% का हमको हानि हो गया। इस सौदे में क्या हुआ, दुकानदार को 1% का हानि हो गया। अब हम इसमें, ये तो हो गया, आपने देख लिया। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा में एक अलग से पेज में बताता हूँ इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टकट में, मतलब कहिए कि फटाक से जिसको बोलते हैं, किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे एक अलग से पेज पे दिखाता हूँ कि अगर इसको आप चाहें तो बिना कुछ किए हुए, बिना सॉल्व किए हुए, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं दोनों तरह के मेथड आपको बताऊंगा, एक बेसिक होते हुए भी और एक शॉर्टकट भी। और आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कितना वो गैदर करते हैं, आप कितनी आसानी से आप उस चीज़ को गैदर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी को। तो इसमें जैसे सिंपल दिया हुआ था कि यहाँ हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, यहाँ हमें देखना ही नहीं है, बस यहाँ ये देखना है कि दोनों में से प्रत्येक को उसने 99 रुपये में बेच दिया उसने, ठीक है, दोनों को 99 रुपया में बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि पहली घड़ी पर उसे 10% का लाभ हुआ, ठीक है। पहली घड़ी पे कह रहा है कि 10% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पे क्या हुआ, 10% का हानि हुआ। दोनों जब सेम हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों जब सेम हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है,
आपको